ऑनलाइन बीएचपी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर सेकंड है। यूनिट नंबर सेकंड में दो चैप्टर है, एक तो चैप्टर नंबर 5 है और एक चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 5 है द्रव्यमान केंद्र। चैप्टर नंबर 5 का नाम है द्रव्यमान केंद्र। सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। सबसे पहले टॉपिक आता है वो आता है द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे कि द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कोई पिंड है। ये हमारे पास क्या है, कोई पिंड है। ये पिंड क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये पिंड क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जो ये पिंड है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है वो अलग अलग होता है। सभी कणों का जो द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है। सभी कणों का द्रव्यमान अलग अलग होता है। सभी कणों का द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे इस कण का द्रव्यमान अलग है, 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 इस कण का द्रव्यमान क्या होगा, अलग होगा। इसी प्रकार से सभी कणों का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर हम क्या करते हैं सभी कणों का, अगर हम क्या करें सभी कणों के द्रव्यमान का योग करते हैं। सभी कणों के द्रव्यमान का क्या करते हैं, योग करते हैं। सभी कणों के द्रव्यमान का क्या करते हैं, योग करते हैं। मतलब सभी कणों के जो द्रव्यमान होते हैं उनको हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, इस पिंड का द्रव्यमान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इस पिंड का द्रव्यमान आ जाएगा। इस पिंड का क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। अगर हम सभी कणों को जोड़ दें, सभी कणों के द्रव्यमान को हम क्या करते हैं, जोड़ दें तो इस संपूर्ण पिंड का क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं इस पिंड का जो द्रव्यमान है वो 10 केजी है। ये हमने मान लिया। हमने क्या माना, इस पिंड का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 10 केजी है। कितना माना है, 10 केजी। तो यहाँ पर 10 केजी क्या है, यहाँ पर 10 केजी क्या है, सभी कणों के द्रव्यमान का योग है। सभी कणों के सभी कणों के द्रव्यमान का योग, सभी कणों के क्या है, द्रव्यमान का योग कितना आ रहा है, 10 केजी आ रहा है। इसका मतलब इस पिंड का जो द्रव्यमान कितना आ रहा है, 10 केजी आ रहा है। तो इन सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है, इन सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है वो एक बिंदु पर केंद्रित होता है। इन सभी कणों का द्रव्यमान क्या होता है, एक बिंदु पर केंद्रित होता है। मान लेते हैं इस बिंदु पर क्या है, केंद्रित है। इस बिंदु पर क्या है, केंद्रित है। इस बिंदु पर क्या है, पूरा जो द्रव्यमान होता है, इन सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है वो इस बिंदु पर केंद्रित है। तो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। हमने क्या माना, एक पिंड माना। जो ये पिंड है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये पिंड किससे मिलकर बना होता है, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है वो अलग अलग होता है। इस पिंड में जो सभी जो कण होते हैं उन सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर हम सभी कणों का क्या करते हैं, सभी कणों के द्रव्यमान को योग करते हैं। हमने क्या किया, सभी कणों के द्रव्यमान को योग किया तो हमारे पास क्या आ गया, इस संपूर्ण पिंड का क्या आ गया, द्रव्यमान आ गया। क्या आ गया, द्रव्यमान आ गया। अगर हम मान लें कि इस पिंड का द्रव्यमान 10 केजी, ये हमने मान लिया, तो यहाँ पर 10 केजी क्या है, 10 केजी है इन सभी कणों का योग, सभी कणों के द्रव्यमानों का योग है। इन सभी कणों के क्या है, द्रव्यमानों का योग है। सभी कणों के द्रव्यमानों का योग का मतलब हो गया कि इस पिंड का क्या है, कंप्लीट द्रव्यमान, संपूर्ण द्रव्यमान। अब अगर क्या करें, इस सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है, इन सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है वो एक बिंदु पर केंद्रित होता है। उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई पिंड है, ये कोई पेन है, मार्कर है, इसको हमने क्या माना, एक पिंड मान लिया। ये पिंड है और इस पिंड का हम क्या जानना चाहते हैं, द्रव्यमान केंद्र जानना चाहते हैं। इस पिंड का हम क्या जानना चाहते हैं कि कौन से पॉइंट है जो पॉइंट पर इसका द्रव्यमान केंद्र है। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे ये दो अंगुल इन इसके ऊपर इस पिन को रख रहा हूँ। जैसे मैंने क्या किया, इस पिन को ऐसे रखा तो ये पिन क्या कर रहा है, गिर रहा है नीचे। फिर क्या किया, इस पिन का पॉइंट चेंज किया, दूसरे पॉइंट पर रखा, इस पॉइंट पर रखा तो ये पिन अभी भी गिर रहा है, अभी भी क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है। फिर मैंने क्या किया, इस पिन के पॉइंट को क्या किया, चेंज किया और पॉइंट को चेंज किया तो अभी भी क्या कर रहा है, ये पिन नीचे गिरा है। फिर मैंने क्या किया, इस पिन के और पॉइंट चेंज किया, दूसरा पॉइंट चेंज किया तो ये पिन अभी भी गिरा है। फिर मैंने क्या किया, वो पिन है इसका और पॉइंट चेंज किया, दूसरा पॉइंट चेंज किया, फिर क्या कर रहा है, ये पिन जो ये पिन है अब नहीं गिरेगा। अब ये पिन नहीं गिर रहा है, क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि इस पिन का हमको क्या मिल गया, द्रव्यमान केंद्र मिल गया। मतलब ये मिल गया तो सभी कण है, ये पिन किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है।
छोटे छोटे कणों से मिलकर बना बना होता है और सभी कणों का द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है। और सभी कणों का द्रव्यमान क्या होता है, एक बिंदु पर केंद्रित होता है जो हमको मिल चुका है। और इस उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। अब ये पेन नहीं पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसका इस जो पिंड है, ये जो पिंड है, इस पिंड का आपको क्या मिल गया, द्रव्यमान केंद्र मिल गया, द्रव्यमान केंद्र मिल गया इस पिंड का। तो ये पेन क्या नहीं कर रहा है, नीचे नहीं कर रहा है। तो द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है, जो इस सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, एक बिंदु पर केंद्रित होता है। उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा लिखेंगे। हमने क्या किया, द्रव्यमान केंद्र को एक एग्जांपल के माध्यम से समझा है। एग्जांपल हमने लिया है, ये पेन लिया है और इस पेन को क्या माना है, पिंड माना है। और इस पिंड का हमने क्या जाना है, द्रव्यमान केंद्र जाना है। जैसे मैंने क्या किया, इस पेन को इस प्रकार से रखा, इस प्रकार से इस पिंड को रखा, इस पिंड को मैं रख रहा हूं तो ये पिंड क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है। साधारण सी बात है, पिंड क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है। फिर मैंने क्या किया, इस पिंड का पॉइंट चेंज किया, दूसरे पॉइंट पर रखा, दूसरे पॉइंट पर रखा तो ये पिंड अभी भी नीचे गिर रहा है। फिर मैंने क्या किया, इस पिंड का और पॉइंट चेंज किया और दूसरा पॉइंट चेंज किया तो ये पिंड अभी भी नीचे गिर रहा है। फिर मैंने क्या किया, इस पिंड का और पॉइंट चेंज किया और पॉइंट चेंज किया तो ये पिंड अब नीचे नहीं गिर रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि इस पिंड का हमको क्या मिल गया, द्रव्यमान केंद्र मिल गया। द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, सभी कणों का, यह पिंड किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है वो अलग अलग होता है। और सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है वो एक बिंदु पर केंद्रित होता है। उस बिंदु को हम बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा। किसी पिंड की किसी पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान, किसी पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान, किसी पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित होता है। किसी पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान एक बिंदु पर क्या होता है, केंद्रित होता है, केंद्रित होता है। उस बिंदु को द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। उस बिंदु को द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। उस बिंदु को द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। ये तो क्या हो गई, द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा होगी। क्या हो गई, द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा। द्रव्यमान केंद्र को किससे व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान केंद्र को cm से व्यक्त करते हैं। द्रव्यमान केंद्र को किससे व्यक्त करते हैं, cm से व्यक्त करते हैं। c का मतलब सेंटर, m का मतलब मास, सेंटर ऑफ मास। द्रव्यमान केंद्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। c का मतलब सेंटर, m का मतलब मास। द्रव्यमान केंद्र को cm से व्यक्त करते हैं। c का मतलब सेंटर, m का मतलब मास। अब नोट लगा के आपको लिखना है। नोट में आपको दो बात लिखनी है। फर्स्ट पॉइंट लिखना है, सममित पिंड। क्या लिखना है, सममित पिंड। सममित पिंड में द्रव्यमान केंद्र, सममित पिंड में द्रव्यमान केंद्र पिंड के अंदर होता है। पिंड के अंदर होता है। सममित पिंड में जो द्रव्यमान कहाँ होता है, पिंड के अंदर होता है। जैसे हमारे पास ये पिंड है, तो इस पिंड में यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र है, इस पॉइंट पर क्या है, द्रव्यमान केंद्र है। क्या है, द्रव्यमान केंद्र है। हमारे पास इस प्रकार का अगर पिंड है तो इस पिंड में क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र अंदर होगा।
द्रव्यमान के अंदर, द्रव्यमान के अंदर। सेकेंड नोट लिखना, सेकेंड नोट लिखना, असमित पिंड, असमित पिंड, असमित पिंड, असमित पिंड, असमित पिंड। असमित पिंड में क्या होता है? असमित पिंड में, असमित, असमित पिंड में, असमित पिंड में द्रव्यमान के अंदर, द्रव्यमान के अंदर, द्रव्यमान के अंदर, द्रव्यमान के अंदर पिंड के बाहर तथा, पिंड के बाहर तथा अंदर होता है। या तो पिंड के अंदर होता है या कहाँ होता है? पिंड के बाहर होता है। असमित पिंड में क्या होता है? तो द्रव्यमान के अंदर होता है। असमित पिंड में क्या होता है? तो द्रव्यमान के अंदर होता है, या तो वो पिंड के बाहर होता है या क्या होता है? पिंड के अंदर होता है। पिंड के अंदर होता है तो इस प्रकार से होता है, और पिंड के बाहर किस प्रकार से होता है? जैसे हमारे पास ये क्या है? पृथ्वी है, ये हमारे पास क्या है? पृथ्वी है, और ये क्या है? चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा क्या कर रहा है? पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी की ऑर्बिट में क्या कर रहा है? गति, चारों ओर चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा क्या कर रहा है? पृथ्वी की ऑर्बिट में क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। किसके कारण लगा रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इन दोनों पिंड, ये क्या हो गए? दो पिंड हो गए। इन दोनों पिंड का जो द्रव्यमान है वो इन दोनों पिंडों के बीच में होगा, यहां पर होगा द्रव्यमान के अंदर। दोनों पिंडों के कहां होगा? बीच में होगा द्रव्यमान के अंदर। द्रव्यमान के अंदर को किससे वर्क करते हैं? सीएम से प्रदर्शित, सेंटर ऑफ मास। सीएम मतलब सेंटर ऑफ मास। अब इसमें आपको स्टार लगा के, स्टार लगा के, स्टार लगा के लिखना है, स्टार लगा के लिखना है द्रव्यमान के अंदर के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? द्रव्यमान के अंदर के सापेक्ष, द्रव्यमान के अंदर के सापेक्ष, द्रव्यमान के अंदर के सापेक्ष संपूर्ण, संपूर्ण पिंड का, संपूर्ण पिंड का कुल द्रव्यमान, संपूर्ण पिंड का कुल द्रव्यमान आघूर्ण, कुल द्रव्यमान आघूर्ण शून्य होता है। द्रव्यमान के अंदर के सापेक्ष संपूर्ण पिंड का कुल द्रव्यमान आघूर्ण शून्य होता है। द्रव्यमान के अंदर के सापेक्ष संपूर्ण पिंड का जो कुल द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। यहाँ पर आघूर्ण का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आघूर्ण का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आघूर्ण का मतलब क्या होता है? आघूर्ण का मतलब होता है घूमना। यहाँ पर आघूर्ण का मतलब क्या होता है? आघूर्ण का मतलब होता है घूमना। आघूर्ण का मतलब होता है घूमना। अगर द्रव्यमान घूम रहा है, आघूर्ण का मतलब क्या होता है? घूमना होता है। अगर द्रव्यमान घूम रहा है तो द्रव्यमान आघूर्ण हो जाएगा। अगर क्या घूम रहा है? द्रव्यमान घूम रहा है। कौन घूम रहा है? द्रव्यमान घूम रहा है तो द्रव्यमान आघूर्ण हो जाएगा। अगर बल घूम रहा है तो बल आघूर्ण हो जाएगा। अगर वेग घूम रहा है तो वेग आघूर्ण हो जाएगा। अगर त्वरण घूम रहा है तो त्वरण आघूर्ण हो जाएगा। अगर संवेग घूम रहा है तो क्या हो जाएगा? संवेग आघूर्ण हो जाएगा। आघूर्ण का मतलब होता है घूमना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द्रव्यमान आघूर्ण की परिभाषा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? द्रव्यमान आघूर्ण की परिभाषा लिखेंगे। अब हम क्या लिख रहे हैं? द्रव्यमान आघूर्ण की परिभाषा लिखेंगे। भाई द्रव्यमान आघूर्ण क्या होता है? संपूर्ण जो पिंड होता है किसके सापेक्ष? द्रव्यमान के सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब होता है तुलना करना। यहाँ पर सापेक्ष का मतलब क्या होता है? तुलना करना होता है। सापेक्ष का मतलब होता है तुलना करना। सापेक्ष का मतलब क्या होता है? तुलना करना होता है। अब हम क्या करेंगे? द्रव्यमान आघूर्ण की परिभाषा करेंगे। द्रव्यमान आघूर्ण की परिभाषा को समझेंगे। किस प्रकार से हम परिभाषा लिख सकते हैं? तो द्रव्यमान आघूर्ण,
द्रव्यमान आघूर्ण। क्या लिखेंगे? द्रव्यमान आघूर्ण क्या होता है? कण का द्रव्यमान, परिभाषा लिख रहे हैं, कण का द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान तथा कण का स्थिति सदिश, कण का स्थिति सदिश का गुणनफल, स्थिति सदिश का गुणनफल, स्थिति सदिश का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान आघूर्ण कहलाता है। गुणनफल कण का द्रव्यमान तथा कण का स्थिति सदिश का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्यमान आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्यमान आघूर्ण कहलाता है। यहां पर द्रव्यमान आघूर्ण का क्या सूत्र बनेगा? परिभाषा से द्रव्यमान आघूर्ण, द्रव्यमान आघूर्ण की क्या परिभाषा बनेगी? द्रव्यमान आघूर्ण की बनेगी, द्रव्यमान कण का द्रव्यमान किससे व्यक्त करते हैं? एन से व्यक्त करते हैं। गुणा किसका हो रहा है? स्थिति सदिश का हो रहा है। कण का स्थिति सदिश का क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। कण का स्थिति सदिश को किससे व्यक्त करते हैं? आर वेक्टर से व्यक्त करते हैं। तो क्या बन जाएगा? द्रव्यमान गुणा आर सदिश बन जाएगा। क्या बन जाएगा? द्रव्यमान गुणा आर सदिश बन जाएगा। यहाँ पर द्रव्यमान आघूर्ण क्या होता है? कण का स्थिति सदिश तथा कण का द्रव्यमान तथा कण का स्थिति सदिश का दोनों का क्या करते हैं? गुणा करते हैं। हमको क्या मिल जाएगा? द्रव्यमान आघूर्ण मिल जाएगा। आघूर्ण का मतलब होता है घूमना। आघूर्ण का मतलब क्या होता है? घूमना होता है। तो हम पहले क्या जान लेते हैं, जो ये कण का स्थिति सदिश है ये क्या होता है? जो कण का स्थिति सदिश है ये क्या होता है? ये हम सबसे पहले जान लेते हैं। कण का स्थिति सदिश का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो कण है इसका स्थिति सदिश का मतलब क्या होता है? कण का स्थिति सदिश, कण का स्थिति सदिश, कण का स्थिति सदिश क्या जान रहे हैं? कण का स्थिति सदिश जान रहे हैं। स्थिति का मतलब क्या होता है? स्थान होता है। किसका स्थान जान रहे हैं? कण का। स्थान किसका देख रहे हैं? कण का देख रहे हैं। और सदिश का मतलब होता है परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो। अगर परिमाण के साथ साथ किसका ज्ञान हो? दिशा का ज्ञान हो, क्या कहलाता है? सदिश कहलाता है। हमको जो दिशा बतानी है वो परिमाण के तो साथ साथ बतानी है और साथ में क्या बतानी है? दिशा बतानी है। हमको क्या बतानी है? जो स्थान बता रहे हैं, किसका बता रहे हैं? कण का बता रहे हैं। वो परिमाण के साथ साथ हमको क्या बतानी है? दिशा बतानी है। तो वो क्या कहलाएगा? कण का स्थिति सदिश कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं पॉइंट बी, पॉइंट बी पे क्या है? कोई कण विद्यमान है। पॉइंट बी पे क्या है? कोई कण विद्यमान है। हमने पॉइंट बी पे क्या माना? कोई कण विद्यमान। और ए पॉइंट पर हम खड़े, ए पॉइंट पर हम विद्यमान है, ए पॉइंट पर हम विद्यमान, ए पॉइंट पर कौन विद्यमान है? हम विद्यमान है। तो हम कहाँ जाना चाहते हैं? पॉइंट बी पर जाना चाहते हैं। पॉइंट बी पे क्या है? कण विद्यमान है। तो हम कहाँ जाना चाहते हैं? पॉइंट बी पे जाना चाहते हैं। तो पॉइंट ए की ये तो कौन सी एक्स हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। और पॉइंट ए की ये कौन सी एक्स हो जाएगी? वाई हो जाएगी। और पॉइंट ए की ये कौन सी एक्स हो जाएगी? जेड हो जाएगी। कौन सी एक्स हो जाएगी? जेड हो जाएगी। तो एक्स दिशा में इकाई सदिश क्या होता है? आई कैप होता है। और वाई दिशा में इकाई सदिश क्या होता है? जे कैप होता है। और जेड दिशा में इकाई सदिश क्या होता है? के कैप होता है। ये हमको पता है। यहाँ पर आई कैप जे कैप क्या होता है? इकाई सदिश होता है, जो किसको व्यक्त करता है? दिशा को व्यक्त करते हैं। ये किसको व्यक्त करते हैं? इकाई सदिश दिशा को व्यक्त करते हैं। एक्स दिशा में इकाई सदिश क्या होता है? आई कैप होता है, जो क्या करता है? एक्स दिशा को व्यक्त करता है। और वाई दिशा में इकाई सदिश क्या होता है? जे कैप होता है, जो क्या करता है? वाई दिशा को व्यक्त करता है। और जेड दिशा में इकाई सदिश क्या होता है? के कैप होता है, जो क्या करता है? जेड अक्ष दिशा को क्या करता है? व्यक्त करता है। अब हम कहाँ जाना चाहते हैं? जो आर सदिश होता है, जो स्थिति सदिश, कण का स्थिति सदिश क्या होता है? आर वेक्टर होता है, एक्स आई कैप होता है, प्लस वाई जे कैप होता है, प्लस जेड कैप होता है। ये हमको पता है, ये हमको मालूम है। कण का स्थिति सदिश चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कण का स्थिति सदिश, वीडियो नंबर 9, वीडियो नंबर 9 पे हमने पढ़ा था कण का स्थिति सदिश।
तो कण का स्थिति सदिश क्या होता है, जैसे हम कहाँ जाना चाहते हैं, ए पॉइंट से पॉइंट बी पर जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर हम जाना चाहते हैं। तो पहले हम कौन सी दिशा में चलेंगे, एक्स दिशा में। कौन सी दिशा में चलेंगे, एक्स दिशा में। ये तो आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या होता है, कण का स्थिति सदिश को व्यक्त करते हैं। ये तो हो गए। पहले हम कहाँ जाएंगे, एक्स दिशा में चलेंगे। कितना मीटर चला, 3 मीटर की दूरी चली। कितने मीटर की दूरी चली, 3 मीटर की दूरी। फिर हम कौन सी दिशा में चलेंगे, वाई दिशा में चलेंगे। वाई दिशा में कितने मीटर की दूरी चली, 4 मीटर की दूरी पर चलना। फिर हम कौन सी दिशा में चलेंगे, जेड दिशा में चलेंगे। जेड दिशा में कितना मीटर पर चलना, 1 मीटर की दूरी चलना। फिर क्या आ गया, पॉइंट बी आ गया। पॉइंट बी कब आएगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी कब आएगा, पॉइंट ए। तो पॉइंट ए है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर कब पहुंचेंगे। एक्स दिशा में कितना मीटर चलना पड़ेगा, 3 मीटर चलना पड़ेगा। वाई दिशा में कितना मीटर चलना पड़ेगा, 4 मीटर चलना पड़ेगा। और जेड दिशा में कितना मीटर चलना पड़ेगा, 1 मीटर चलना पड़ेगा। तब क्या आ जाएगा, पॉइंट बी आ जाएगा। पॉइंट बी पे क्या कण विद्यमान है, पॉइंट बी पे क्या कण विद्यमान। तो हमको कैसे पता करें कि एक्स दिशा में, यहाँ पर एक्स दिशा कौन सी है, हमको कैसे पता करें कि एक्स दिशा में कितना मीटर चलना है, 4 चल रहे हैं या 3 चल रहे हैं या 1 चल रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी दिशा निरूपित करेंगे। एक्स दिशा में चल रहे हैं, 3 मीटर की दूरी कौन सी दिशा में चल रहे हैं, एक्स दिशा में। तो यहाँ पर दिशा व्यक्त करने के लिए, एक्स दिशा को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आई कैप लगा देंगे। और वाई दिशा में 4 मीटर की दूरी चल रहे हैं, तो यहाँ पर वाई दिशा में किसको व्यक्त कर देंगे, जे कैप को व्यक्त कर देंगे। और जेड दिशा में किसको व्यक्त कर देंगे, के कैप। तो यहाँ पर एक बात निश्चित हो जाएगी कि आई के पार है, आई के पार है तो इसका मतलब कौन सी दिशा में चलना पड़ेगा, एक्स दिशा में। यहाँ पर जे के पार है तो कौन सी दिशा में चलना पड़ेगा, वाई दिशा में। यहाँ पर के पार है तो कौन सी दिशा में चलना पड़ेगा, जेड दिशा में चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये तो क्या है, परिमाण है। क्या है, 3, 4 और 1 क्या है, परिमाण है। और आई के जे के ये क्या है, दिशा है। तो स्थिति सदिश का मतलब क्या होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा का भी क्या हो, ज्ञान हो। ये क्या कहलाता है, सदिश कहलाता है। सदिश की तो बात होगी। अब हम क्या बता रहे हैं, ए पॉइंट से क्या बता रहे हैं, कण का स्थिति सदिश बता रहे हैं। मतलब स्थान बता रहे हैं कण का। कहां से बता रहे, ए पॉइंट से बता रहे हैं। तो ए पॉइंट से बता रहे हैं कि एक्स दिशा में 3 मीटर की दूरी पे, वाई दिशा में 4 मीटर की दूरी पे, और जेड दिशा में क्या है, 1 मीटर की दूरी पे। तब क्या आ जाएगा, पॉइंट बी आ जाएगा। पॉइंट बी पे क्या है, कण विद्यमान। कण का स्थिति सदिश का मतलब ये हुआ, हम कोई किसी पॉइंट के सापेक्ष का मतलब होता है तुलना करना। सापेक्ष का मतलब क्या होता है, तुलना करना होता है। सापेक्ष का मतलब क्या होता है, तुलना करना। जो हम दूरी की जो तुलना कर रहे हैं, ये 3 मीटर की दूरी कहां से चलना प्रारंभ की है, कहां से तुलना की हमने, पॉइंट ए से की है। कहां से तुलना की है, पॉइंट ए से चलना प्रारंभ किया है। मतलब 3 मीटर की जो दूरी है वो कहां से स्टार्ट की है, ए पॉइंट से स्टार्ट की है। तो सापेक्ष का मतलब होता है तुलना करना। आप तुलना कहां से कर रहे हो। तो अगर हम क्या करें, कोई पॉइंट के सापेक्ष, किसी बिंदु के सापेक्ष कण की तीनों दिशाओं में क्या बता दे, दूरी बता दे। कण की क्या बता दे, तीनों दिशाओं में क्या बता दे, दूरी बता दे। वो क्या कहलाता है, कण का स्थिति सदिश कहलाता है। हमने क्या किया, ए पॉइंट से क्या बता दिया, इस कण की तीनों दिशाओं में दूरी बता दी। मतलब एक्स दिशा में 3 मीटर की दूरी, वाई दिशा में 4 मीटर की दूरी, और जेड दिशा में 1 मीटर की दूरी पे ये कण। तो इस कण की क्या बता दी, एक और बिंदु के सापेक्ष, हमने क्या बता दिया, इस कण का दूरी बता दी। तीनों दिशाओं में दूरी बता दी, तो कण का क्या कहलाता है, कण का स्थिति सदिश कहलाता है। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से अनुभव होना चाहिए कि कण का स्थिति सदिश का मतलब क्या होता है। कण का स्थिति सदिश का मतलब होता है, हमने क्या माना, एक पॉइंट माना, उस पॉइंट के सापेक्ष कण की क्या बता दी, तीनों दिशाओं में दूरी बता दी, और क्या कर दी, दिशा को निरूपित कर दी। तो वो क्या कहलाता है, कण का स्थिति सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है, कण का स्थिति सदिश कहलाता है। अब हमारे पास क्या, कोई पिंड है, ये हमारे पास पिंड है। हम क्या निकालना चाहते हैं, द्रव्यमान आघूर्ण निकालना चाहते हैं। ये हमारे पास क्या है, पिंड है। ये हमारे पास पिंड है। ये पिंड बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। बहुत छोटे छोटे कणों से क्या होता है, मिलकर बना होता है। जो ये कण है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है वो अलग अलग होता है। ये हम जानते हैं कि सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है वो अलग अलग होता है। तो इस पिंड का जो ये पिंड है, जो n कणों से मिलकर बना होता है, जो ये पिंड है n कणों से मिलकर बना होता है।
ये पिंड किससे मिलकर बना होता है? एन कणों से मिलकर बना होता है। तो इस पिंड का जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो हम मान लेते हैं इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे क्या है? द्रव्यमान केंद्र। इसको क्या बोलेंगे? सी एम, मतलब द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र हम क्या मान लेते हैं? इस कण को क्या मान लिया? m1 कण मान लिया। इस कण का द्रव्यमान क्या मान लिया? m1 कण मान लिया, m1। और इस कण का द्रव्यमान क्या मान लेते हैं? m2 कण मान लेते हैं। ये मान लिया m1 कण है, और इस कण को क्या मान लिया? m2 कण मान लिया, और इस कण को क्या मान लिया? mn मान लिया। क्या मान लिया? mn मान लिया। मान लेते हैं ये क्या है? n कणों से मिलकर बना होता है। हम क्या निकालना चाहते हैं? द्रव्यमान आघूर्ण निकालना चाहते हैं। इस कण को हमने क्या मान लिया? m1 कण मान लिया, और इस कण को हमने क्या मान लिया? m2 कण मान लिया, और इस कण को हमने क्या मान लिया? mn कण मान लिया। अब मैं आपसे पूछूं कि इस कण का स्थिति सदिश देखना किसके सापेक्ष देखना है? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष देखना है। किसके सापेक्ष देखना है? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष देखना है। तो स्थिति सदिश को किससे व्यक्त करते हैं? आर वेक्टर से व्यक्त करते हैं। किसके सापेक्ष देख रहे हैं? किसके सापेक्ष देख रहे हैं? द्रव्यमान केंद्र, मतलब सी लगा दिया। सी क्यों लगाया? हमने यहाँ पर सी क्यों लगाया? सी इसलिए लगाया जो इसकी जो द्रव्यमान, इसकी जो स्थिति सदिश देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? स्थिति सदिश देख रहे हैं। जैसे हमने ए पॉइंट से देख रहे हैं, ए पॉइंट से हमने क्या किया? बी पॉइंट पर कोई कण विद्यमान, ए पॉइंट पर क्या था? हम विद्यमान है, और बी पॉइंट पर हमने क्या किया? कोई कण को विद्यमान माना। तो हमने क्या किया? तीनों दिशाओं में क्या बता दिया? दूरी बता दी। तीनों दिशाओं में दूरी बता दी, और क्या बता दी? दिशा के साथ बता दी। दिशा के साथ बता दी तो वो क्या कहलाता है? स्थिति सदिश कहलाता है। किसके सापेक्ष बताया हमने? ए पॉइंट के सापेक्ष होता है। इस कण का स्थिति सदिश किसके सापेक्ष होता है? ए पॉइंट के सापेक्ष होता है। तो यहाँ पर जो कण का जो स्थिति सदिश है वो किसके सापेक्ष बता रहे? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष बता रहे। तो हमका जो कण का स्थिति सदिश बता रहे, तो उसको स्थिति सदिश बताने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? सी लगा रहे हैं। सी का मतलब है जो m1 जो कण है, m कण का स्थिति सदिश किसके सापेक्ष बता रहे हैं? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष बता रहे हैं। कौन से कण की बता रहे? कौन से कण की बता रहे स्थिति सदिश? m1 कण की। तो ये m1 लगा दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि r वेक्टर c1 क्या है? r वेक्टर c1 क्या है? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। किसके सापेक्ष देख रहे हैं? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष m1 कण की स्थिति है। m1 कण की स्थिति है। m1 कण की क्या है? स्थिति। स्थिति, स्थिति का मतलब होता है स्थान। स्थिति सदिश है। m1 कण की क्या है? स्थिति सदिश। मतलब हम क्या देख रहे हैं? m1 कण का स्थान देख रहे हैं। कहां से देख रहे हैं? द्रव्यमान केंद्र से देख रहे हैं। कहां से देख रहे हैं? द्रव्यमान केंद्र से देख रहे हैं। तो स्थिति सदिश को किससे व्यक्त करते हैं? आर वेक्टर से व्यक्त करते हैं। कहां से देख रहे हैं? सेंटर ऑफ मास से देख रहे हैं। सेंटर ऑफ मास से देख रहे हैं। कौन से कण की बात हो रही है? m1 कण की बात है। ये तो यहाँ तो आपको पता होना चाहिए कि आर वेक्टर c1 क्या है? m1 कण की, m1 कण की द्रव्यमान केंद्र से, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, m1 कण की द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष स्थिति सदिश है। फिर हम क्या देख रहे हैं? m2 कण की देख रहे हैं। m2 कण की देख रहे हैं, तो m2 कण की क्या होगा? स्थिति सदिश को आर वेक्टर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? आर वेक्टर से व्यक्त करते हैं। और आर सी कहां से देख रहे हैं? किसके सापेक्ष देख रहे हैं? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। ये हमने क्या लगा दिया? सी लगा दिया। क्या लगा दिया? सी लगा दिया। कौन से कण के देख रहे हैं? कौन से कण की देख रहे हैं स्थिति सदिश? m2 की, टू कण की देख रहे हैं। कौन से कण की देख रहे हैं? टू कण की देख रहे हैं। ये हमने क्या मान लिया? m3 कण मान लिया। इस कण को हमने कौन सा माना है? m3 कण माना है। कौन सा कण माना है? m3 कण माना है। इस कण को हमने कौन सा कण माना? m3 कण माना है। तो हम क्या देखना चाहते हैं? m3 कण का स्थिति सदिश देखना चाहते हैं। कहां से देखना चाहते हैं? कहां से देखना चाहते हैं? कहां से देखना चाहते हैं? m3 कण का स्थिति सदिश कहां से देखना चाहते हैं? द्रव्यमान केंद्र से देखना चाहते हैं। तो आर वेक्टर से स्थिति सदिश को व्यक्त करते हैं, और किसके सापेक्ष है? द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र सी से। और किस कण की देख रहे हैं? m3 कण की देख रहे हैं। किस कण की देख रहे हैं? m3 कण की देख रहे हैं। फिर हम किसकी देख रहे हैं स्थिति सदिश? mn की देख रहे हैं। किसकी देख रहे हैं? mn की देख रहे हैं। किसके सापेक्ष देख रहे हैं? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। ये लो आर वेक्टर से स्थिति सदिश को व्यक्त कर दिया। और कहां से देख रहे हैं? द्रव्यमान केंद्र से। कौन से कण की बात हो रही है? n की बात हो रही है। कौन से कण की बात हो रही है? n कण की बात हो रही है। ये तो आपको क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। ये आपको क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है।
ये आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। अब हम क्या निकालेंगे, M1 कण का द्रव्यमान आघूर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, M1 कण का द्रव्यमान आघूर्ण निकालेंगे। तो M1 कण का M1 कण का M1 कण का द्रव्यमान आघूर्ण, M1 कण का द्रव्यमान आघूर्ण कितना होता है, mn r वेक्टर। कण का द्रव्यमान कितना है, mn है, और कण का स्थिति सदिश क्या है, कण का स्थिति सदिश क्या है, r वेक्टर c1 है। कितना है, r वेक्टर c1 है। और m2 कण का स्थिति सदिश, m2 कण का m2 कण का द्रव्यमान केंद्र, m2 कण का द्रव्यमान केंद्र क्या देख रहे हैं, m2 कण का द्रव्यमान आघूर्ण। कौन से कण की बात कर रहे हैं, m2 कण की बात कर रहे हैं। तो m2 कण का द्रव्यमान कितना होता है, m2 हो गया। और m2 द्रव्यमान, m2 कण का स्थिति सदिश क्या है, m2 कण का स्थिति सदिश क्या है, r वेक्टर c2 है। r वेक्टर क्या है, c2 है। अब हम कौन से कण की बात करेंगे, m3 कण की बात करेंगे। तो m3 कण का द्रव्यमान आघूर्ण, m3 कण का द्रव्यमान आघूर्ण M3 कण का स्थिति सदिश क्या है, M3 कण का स्थिति सदिश क्या है, r वेक्टर c3 है। क्या है, r वेक्टर c3 है। फिर कहां तक है, कहां तक है, n तक है, कहां तक है, n तक है। तो mn कण का स्थिति सदिश, mn कण का द्रव्यमान आघूर्ण, mn कण का द्रव्यमान आघूर्ण, mn कण का द्रव्यमान आघूर्ण क्या होता है, mn r वेक्टर cn होता है। क्या होता है, cn होता है। अब हम क्या करते हैं, सभी द्रव्यमानों का टोटल करते हैं। सभी द्रव्यमानों का क्या करते हैं, सभी द्रव्यमानों का क्या करते हैं, संपूर्ण द्रव्यमानों का क्या करते हैं, टोटल करते हैं। तो पहले किसका कर रहे हैं, प्रथम कण का। तो mn r वेक्टर c1 प्लस m2 r वेक्टर c1 mn r वेक्टर c1 प्लस m2 r वेक्टर c2 प्लस mn m3 r वेक्टर c3, फिर प्लस डॉट 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 कहाँ तक जा रहे हैं, mn r वेक्टर cn तक जा रहे हैं। टोटल कुल द्रव्यमान आघूर्ण कितना होता है, 0 होता है। ये हमने क्या पढ़ा है, पिंड के द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष संपूर्ण पिंड का, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष संपूर्ण पिंड का कुल द्रव्यमान आघूर्ण कितना होता है, 0 होता है। अब हम सिग्मा कब यूज में लेते हैं, ये सिग्मा कब यूज में लेते हैं, जैसे हमारे पास इस प्रकार से आता है 1 2 3 4 5, ऐसे कहाँ तक आता है, n तक आता है, इस प्रकार से। तब हम क्या करते हैं, सिग्मा का यूज लेते हैं। क्या लेते हैं, सिग्मा का यूज लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, m1 आ रहा है, m2 आ रहा है, m3 आ रहा है, mn आ रहा है, क्या आ रहा है, और इसी प्रकार स्थिति सदिश से आ रहा है, गुणा में क्या आ रहा है, स्थिति सदिश से आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, सिग्मा का यूज ले सकते हैं। तो सिग्मा आई का मान कहां से, 1 से लेके, आई क्या होता है, 1 से लेके 2 3 कहां तक है, n तक, कहां तक है, n तक। तो आई 1 से लेके कहां तक है, n तक है, कहां तक है, n तक है। तो एम आई का मान कितना होता है, 1 2 3 4 5, कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है। और आर वेक्टर सी आई क्या होता है, सी आई होता है, इसका मान क्या होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। कितना मान होता है, 0 होता है। समीकरण 1 क्या आ गया, समीकरण 1 आ गया। समीकरण 1 किसको व्यक्त करती है, तो समीकरण 1 है वो किसको व्यक्त करती है, समीकरण 1 द्रव्यमान आघूर्ण को व्यक्त करती है। समीकरण 1 द्रव्यमान आघूर्ण को व्यक्त करती है।
समीकरण एक किसको व्यक्त करती है, द्रव्यमान आघूर्ण को व्यक्त करती है। ये तो क्या आ गया, द्रव्यमान आघूर्ण आ गया। मतलब द्रव्यमान घूम रहा है तो कौन सा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान आघूर्ण हो जाएगा। अगर वेग घूम रहा है, अगर कौन घूम रहा है, वेग घूम रहा है, तो हमको क्या हो जाएगा, वेग आघूर्ण हो जाएगा। तो हम क्या निकाल लेते हैं, वेग आघूर्ण निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, वेग आघूर्ण निकाल लेते हैं। हम क्या निकालें, वेग आघूर्ण निकालें। क्या निकालें, वेग आघूर्ण। तो इसमें अलग, हमने क्या निकाला, द्रव्यमान आघूर्ण निकाले। इसमें भी आपको अगली सेकंड हेडिंग लगानी है, वेग आघूर्ण। क्या लगानी है, वेग आघूर्ण। अगली हेडिंग लगानी इसमें, वेग आघूर्ण, सेकंड हेडिंग। पहली हेडिंग क्या थी, द्रव्यमान आघूर्ण। सेकंड हेडिंग क्या है, वेग आघूर्ण। क्या है, वेग आघूर्ण। तो वेग क्या होता है, वेग क्या होता है, यहां पर वेग क्या होता है, वेग क्या होता है, यहां पर वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। लेकिन अवकलन रूप क्या होता है वेग का, वेग का अवकलन रूप क्या होता है, वेग का अवकलन रूप क्या होता है, v बराबर डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी। आर वेक्टर का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। यहाँ पर आर वेक्टर क्या है, स्थिति सदिश। क्या है, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश में क्या आता है, आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप होता है, वाई जे कैप होता है, और जेड के कैप ये होते हैं। तो यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स दिशा में विस्थापन, एक्स दिशा में विस्थापन है। यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स दिशा में विस्थापन है। और y क्या है, y क्या है, y दिशा में विस्थापन है। क्या है, y दिशा में विस्थापन है। विस्थापन क्या होता है, दूरी का माप, दूरी होती है। विस्थापन क्या होती है, एक प्रकार की दूरी होती है जो किस पर निर्भर करती है, दिशा पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, दिशा। अगर दूरी दिशा पर निर्भर करे तो वो क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। और जेड दिशा में विस्थापन, जेड क्या होता है, जेड दिशा में विस्थापन होता है। क्या होता है, विस्थापन होता है। अगर हम क्या करते हैं अगर हम क्या करते हैं, समय के सापेक्ष विस्थापन का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि वेग बराबर क्या होता है, डी अपॉन डी टी, आर वेक्टर होता है। क्या होता है, आर वेक्टर होता है। तो समीकरण ए का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण ए का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण ए का क्या कर रहे हैं, टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो सिग्मा आई बराबर एक से कहां तक है, एन तक है, एम आई डी अपॉन डी टी आर वेक्टर सी आई। क्या होता है, सी आई कितना होता है, 0 होता है। तो सिग्मा आई का मान कहां से है, 1 से लेके एन तक है, एम आई ये क्या बन जाएगा, वी वेक्टर सी आई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सी आई बन जाएगा। कितना जाएगा, 0 बन जाएगा। समीकरण 2 किसको व्यक्त करती है, समीकरण दो वेग आघूर्ण को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है, वेग आघूर्ण को व्यक्त करती है। समीकरण 2 किसको व्यक्त करती है, वेग आघूर्ण को क्या करती है, व्यक्त करती है। तीसरी हेडिंग लगाओ इसमें, तीसरी हेडिंग लगानी है त्वरण आघूर्ण। तीसरी हेडिंग कौन सी लगानी है, त्वरण आघूर्ण लगानी है। थ्री नंबर त्वरण आघूर्ण।
त्वरण को किससे व्यक्त करते हैं? ए से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? ए से व्यक्त। त्वरण क्या होता है? अगर हम वेग के टी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष सापेक्ष वेग का क्या कर दें? वेग का अवकलन कर दें। टी के सापेक्ष हम क्या करते हैं? वेग का अवकलन कर दें तो क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो त्वरण क्या होता है? डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी वी वेक्टर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? वी वेक्टर हो जाएगा। अगर हम क्या करते हैं? टी के सापेक्ष वेग का क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि त्वरण बराबर क्या होता है? ए वेक्टर बराबर होता है डी अपॉन डी टी वी वेक्टर। क्या होता है? वी वेक्टर होता है। तो समीकरण दो का टी के सापेक्ष अवकलन करें। समीकरण दो का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 2 का क्या करें? टी के सापेक्ष अवकलन करें तो सिग्मा आई 1 से लेके कहां तक है? एन तक है। एम आई कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और डी अपॉन डी टी वी वेक्टर सी आई बराबर कितना आ रहा है? जी बार। तो सिग्मा आई 1 से एन तक है। क्या बन जाएगा? एम आई ए वेक्टर सी आई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सी आई। समीकरण दे देना इसको। समीकरण दे देना 3। समीकरण 3 किसको व्यक्त करती है? त्वरण आघूर्ण को व्यक्त करती है। समीकरण 3 त्वरण आघूर्ण को व्यक्त करती है। त्वरण आघूर्ण को व्यक्त करती है। 4 नंबर हेडिंग लगाना। 4 नंबर आएगा बल आघूर्ण। क्या आएगा? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण 4 नंबर हेडिंग क्या है? बल आघूर्ण। क्या है? बल आघूर्ण। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है? F वेक्टर बराबर एम ए वेक्टर। क्या होता है? F वेक्टर बराबर एम ए वेक्टर। तो समीकरण 3 से F वेक्टर बराबर क्या होता है? एम ए वेक्टर होता है। तो समीकरण 3 क्या आती है? समीकरण 3 सिग्मा कहां से? आई का मान 1 से लेके एन तक है और एम आई ए वेक्टर सी आई क्या बन जाएगा? एफ वेक्टर सी आई बन जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समीकरण 4 बल आघूर्ण को व्यक्त करती है। बल आघूर्ण को व्यक्त करती है। बल आघूर्ण को क्या करती है? व्यक्त करती है। 5 नंबर हेडिंग लगाना। 5 नंबर हेडिंग है संवेग आघूर्ण। संवेग आघूर्ण यहां पर संवेग क्या होता है? ध्यान से देखना। संवेग क्या होता है? सह का मतलब होता है सहती। सह का मतलब होता है सहती। सहती का दूसरा नाम क्या होता है? द्रव्यमान होता है। सहती का दूसरा नाम क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और वेग आप सभी जानते हो। वेग को किससे व्यक्त करते हैं? v से व्यक्त करते हैं। और द्रव्यमान को किससे व्यक्त करते हैं? m से व्यक्त करते हैं। तो m और v का क्या? द्रव्यमान और वेग का क्या हो रहा है? गुणनफल हो रहा है। क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है।
संवेग को प्रदर्शित करते हैं पी से। किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से करते हैं। अगर हम क्या करते हैं, द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल हो रहा है। संवेग में क्या हो रहा है? द्रव्यमान और वेग का क्या हो रहा है? गुणनफल हो रहा है। क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। तो समीकरण नंबर आप 2 में देखना, समीकरण 2 में किसका गुणा हो रहा है? एम और किसका हो रहा है? वेग का गुणा हो रहा है। समीकरण दो में किसका गुणा हो रहा है? एम और वेग का क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। तो हम जानते हैं कि संवेग पी वेक्टर क्या होता है? एम वी वेक्टर होता है। क्या होता है? एम वी वेक्टर होता है। समीकरण दो से सिग्मा कहां से लेके आई का मान कहां से लेके 1 से लेके एन तक है। तो क्या बन जाएगा? पी सी आई वेक्टर बन जाएगा। कितना मान आ रहा है? 0 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। समीकरण 5 किसको व्यक्त करती है? समीकरण 5 संवेग आघूर्ण को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है? संवेग आघूर्ण को व्यक्त करती है। समीकरण 5 किसको व्यक्त करती है? संवेग आघूर्ण को व्यक्त करती है। ये क्या हो गया? आघूर्ण का टॉपिक कंप्लीट हो गया।